इस संसार में प्रत्येक मानव अपने हिस्से की विषमताओं के साथ आता है। इन्हीं विषमताओं को हम विकलांगता की संज्ञा देते हैं। समाज में फैली विभिन्न तरह की भ्रांतियों के कारण अक्सर विकलांगता को अभिशाप या फिर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज की इस सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आइए सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करें कि विकलांगता है क्या। दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, यदि कोई मनुष्य उसको करने में असमर्थ है तो उसको हम विकलांग कहेंगे। उन क्रियाओं में जैसे अपने आप का ख्याल रखना, अपने दांत साफ करने, मुंह साफ करना, नहाना, ये उनकी दिनचर्या की क्रियाएं हैं। इसको ना कर सके या फिर अपने सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ, अपने टीचर्स के साथ यदि वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ये एक दूसरा अंग है। इसी प्रकार यदि इन दोनों के साथ साथ वो अपनी देख रेख के लिए पैसा धन नहीं जोड़ सकता, कमाई नहीं कर सकता, तो भी ये विकलांगता का ही अंग है। विकलांगता को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शारीरिक विकलांगता, दृष्टि संबंधी विकलांगता, मूक बधिरता, मानसिक विकलांगता तथा बहुविकलांगता, जिसके अंतर्गत एक से अधिक प्रकार की विकलांगता के लक्षण पाए जाते हैं। विकलांगता की समस्या से निपटने के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इससे कितने लोग प्रभावित हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में शारीरिक विकलांगता से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 13.6 प्रति हजार है। दृष्टि संबंधी विकलांगों की संख्या लगभग 6.6 प्रति हजार है। मूक एवं बधिरों की संख्या भी लगभग 6.6 प्रति हजार ही है तथा मानसिक रूप से विकलांगों की संख्या 3 से 4% तक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में विकलांग लोगों की संख्या काफी अधिक है। इस समस्या से निपटने तथा ऐसे लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। जोर से बोलो सुमित, क्या चाहिए? चिप्स। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि एक व्यक्ति वो साधारण काम नहीं कर सकता जो कि एक आम आदमी कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऐनक पहनी हुई है क्योंकि मेरी आँखों में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं दूर की चीज़ें देख सकूं। पर ऐनक लगाने से मैं वो सब देख सकता हूं जो कि एक साधारण आदमी देख सकता है। इस चीज़ से ये चीज़ जाहिर हो जाती है कि कोई भी अगर कमज़ोरी है इंसान में तो उसका इलाज भी हो सकता है। आइए अब हम एक एक करके विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से जुड़े सवालों तथा उनके समाधान के बारे में जानें। शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता से पीड़ितों में जन्म से ही शरीर के कुछ अंग असामान्य हो सकते हैं। इसकी वजह से ये व्यक्ति साधारण मनुष्यों की भांति चलने फिरने या फिर हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार की विकलांगता जन्मोपरांत हो जाती है। इस तरह की विकलांगता के प्रमुख कारणों में सड़क दुर्घटनाएं, जोड़ों संबंधी बीमारियां अथवा कारखानों तथा खेतों में मशीन से होने वाली दुर्घटनाओं द्वारा अंग भंग होना शामिल है। ऐसा देखा गया है कि यदि इन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान कर दिए जाएं, तो ये न केवल सामान्य लोगों की तरह समाज में घुल मिल सकते हैं, बल्कि उनकी ही भांति कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं।
मेरे अपने वर्कशॉप में इधर नवोदय इंस्टीट्यूट में 25% एम्प्लॉइज़ जो हैं मेरे वो डिसेबल्ड हैं, और इनको जो भी काम दिया जाता है ये बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, और क्योंकि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम आपके बराबर हैं, ये इनफैक्ट दूसरों से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1981 में विकलांग जनों के लिए आवश्यक सहायता उपकरणों की खरीद व प्रत्यारोपण संबंधी सहायता योजना शुरू की गई है, जिसे एडिप योजना भी कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए से कम मासिक आमदनी वाले शारीरिक रूप से विकलांग मान्यता प्राप्त संस्थानों में अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं तथा कृत्रिम अंग मुफ्त में लगवा सकते हैं। इसके अलावा 5,000 रुपए से 8,000 रुपए मासिक आमदनी वाले विकलांगों को सहायक यंत्र आधी कीमत पर दिए जाते हैं। इन लोगों को यदि समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाए तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय थोड़ी प्राथमिकता दी जाए तो ये भी हम सब की तरह काफी उपयोगी बन सकते हैं तथा समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इस संस्थान में हम फॉर्मल कोर्सेज के द्वारा, जिनमें कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम विकलांगों को ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग 2 साल, 4 साल और 7 साल की है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री की, और इसमें भारत सरकार द्वारा 3% की रिजर्वेशन के अलावा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेवल में हम 25 जो विकलांग हैं उनको एडमिट करते हैं। नॉन फॉर्मल कोर्सेज में हम 15 दिन से 6 महीने की उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग एरियाज में कारपेंट्री, बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाउस वायरिंग और कई इस तरह के प्रोग्राम हैं जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। इन युवकों ने अपने हुनर, मेहनत तथा दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिखाया है कि ये न केवल अपना जीवन यापन स्वयं कर सकते हैं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह देश की उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। दृष्टि संबंधी विकलांगता। दृष्टि संबंधी विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति सामान्य आदमी की भांति देखने में सक्षम नहीं होते। दृष्टिहीनता जन्मजात भी हो सकती है तथा बाद में भी हो सकती है। बचपन में नेत्रहीनता बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है, क्योंकि इन बच्चों को जीवन में आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण आदि ग्रहण करना होता है। नेत्रहीनता किन कारणों से होती है, आइए ये जानने की कोशिश करें। मुख्य कारण सफ़ेद मोतिया है। 100% में से 60% लोग हमारे 60 साल की उम्र के बाद नेत्रहीन होते हैं सफ़ेद मोतिया की वजह से, जिसका कि इलाज है, और इलाज के बाद रोगी अपनी रोशनी वापस पा लेता है। 60 साल के लगभग की उम्र में एक और दूसरा कारण भी है जो कि काला मोतिया कहलाता है। इसका नाम काला मोतिया इसलिए दिया गया है कि इसमें जो नेत्रहीनता होती है वो रिवर्सिबल नहीं है। जो नुकसान एक बार हो गया उसको वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए 50-60 वर्ष की उम्र के बाद हमें नेत्र विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए, ताकि पता लगे कि सफ़ेद मोतिये की वजह से है या काले मोतिये की वजह से है। तीसरा कारण है रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसके इलाज फिर संभव है। चश्मों के ज़रिए हम इसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। हमारे देश में लाइफस्टाइल के मॉडर्न होने से और लेज़ीनेस की वजह से हम अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से नेत्रहीनता भी होती जा रही है। लेकिन इनका जल्दी डायग्नोसिस करने से और आज की पद्धति से इनका इलाज करने से, लेज़र से इनका इलाज करने से जो नुकसान हो जाता है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे होने से रोका जा सकता है।
इनकी प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर दृष्टिहीनों के लिए चलाए गए विशेष स्कूलों में होती है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या चलने की है, जिसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, और उस प्रॉब्लम पर काबू पाने के लिए हमारे पास विशेष रूप से ट्रेंड अध्यापक होते हैं जो इनको लगातार मोबिलिटी की ट्रेनिंग देते रहते हैं कि कैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह को जाना है। तो दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी बच्चों के लिए है वो लिखने और पढ़ने के लिए है। उस पर काबू पाने के लिए नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, जिसको ब्रेल बोलते हैं। वो एक माउंटेड लिपि होती है और ब्लाइंड बच्चे अपनी उंगलियों के जो टिप्स होते हैं, जब उन डॉट्स के ऊपर अपनी उंगलियां चलाते हैं तो वो शब्दों और वाक्यों का रूप धारण कर लेते हैं। और इनके लिए विशेष सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ में ही होते हैं। इनको साइंस वगैरह आदि विषयों में कठिनाई आती है क्योंकि उसमें डायग्राम बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और जो नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बड़े कठिन होती है। और ज़्यादा इनकी रुचि म्यूज़िक में होती है। म्यूज़िक में ये बड़ा शौक़ रखते हैं और प्रवीण भी बड़े। जब इनको कहीं फंक्शन में म्यूज़िक के कंपटीशन में भेजा जाता है तो हमेशा ही ये कोई ना कोई पोजीशन हासिल करके आते हैं। पढ़ाई के बाद इन बच्चों को हम कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में भी सिखलाई देते हैं, क्योंकि जीवन में जितना भी कैरेक्टर ऊंचा हो, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ ऊंची हों, अच्छी हों, तो वह मुसीबतों को, तकलीफ़ों को सह सकेंगे और उनके बावजूद तरक्की कर सकेंगे। देखा गया है कि शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा ये लोग हस्तकला में काफी प्रवीण हो जाते हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए धन अर्जित कर पाते हैं। यदि सोसाइटी का दृष्टिकोण अच्छा होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो इन लोगों का या विजुअली हैंडीकैप लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। समाज के अंदर ये अपना समायोजन कर सकते हैं और विकास की गति में आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं। मूक बधिरता। मूक बधिरता श्रेणी के लोग देखने में तो सामान्य ही नजर आते हैं, परंतु ये सुन या बोल नहीं पाते। मूक व बधिर विकलांगता अधिकतर जन्मजात होती है और कुछ लोगों में ये विकलांगता जन्मोपरांत भी हो जाती है। इनकी विकलांगता नजर नहीं आती, इसीलिए इनकी समस्याएं भी अलग हैं। आइए जानें कि इस तरह की विकलांगता के कारण क्या हैं। कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस कान के जरिए हम भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन ये कान भी कभी कभी बहुत सी बीमारियों से पीड़ित हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कम सुनाई देता है। ये कम सुनाई देना दो तरह का होता है, कंडक्टिव टाइप और सेंसरी टाइप। जो सेंसरी टाइप है वो नाड़ियों की कमजोरी की वजह से होता है, जो पैदा होने से पहले भी हो सकता है, पैदा होने के वक्त और पैदा होने के बाद भी। ये जो बीमारी है ये सारे संसार में होती है, प्रचलित है, लेकिन उन देश में जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन देश में ये ज़्यादातर पाई जाती है। जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है वो बच्चा बोल भी नहीं सकता है, इसलिए हमको डेफ एंड डम कहते हैं उनको। जिन बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है उन बच्चों को हम अलग अलग तरह की हेयरिंग एड से मदद कर सकते हैं, और इस हेयरिंग एड के साथ साथ उनको स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ बच्चों को हेयरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं होता है, तब हम एक और ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। ये ऑपरेशन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है और आजकल तो ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन प्लस हेयरिंग एड प्लस स्पीच थेरेपी अगर की जाए
तो बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाया जा सकता है। यही हमारा एक उद्देश्य है, यही हमारा एक लक्ष्य है। इनकी शिक्षा भी आमतौर पर मूक व बधिरों के लिए बने विशेष स्कूलों में होती है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक आधुनिक यंत्रों की मदद से इनको पढ़ाते समझाते हैं। मूक बधिरों को बोलना सिखाना ही अपने आप में काफी चुनौती भरा काम होता है। कबूतर है। विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उन्हें अति उत्तम शिक्षा प्रदान की जाए। वो शिक्षा जिनसे वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने जीवन का ठीक बसर कर सकें। ज़रूरत इस बात की है कि आजकल की आधुनिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ और इक्विपमेंट के साथ, कंप्यूटर्स के साथ उन्हें जल्द से जल्द शिक्षित किया जाए। उनके दिमाग में वो सारे विषय बिठाए जाएं जो उन्हें ज़रूरी हैं। और अगर ऐसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी कुछ संस्थाएं उत्पन्न कर सकती हैं तो फिर शिक्षा का दायरा विकलांगों के लिए बिल्कुल बदल जाएगा और वो बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम बन जाएंगे। इस वर्ग के बच्चों का पालन पोषण उनके माता पिता के लिए काफी जिम्मेदारी वाला होता है, जिसके लिए धन के साथ साथ अत्यंत सहनशीलता की भी आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों की एक अपनी ही दुनिया होती है। इनके कुछ अपने फ्रेंड्स होते हैं जिसमें ये अपना बिना पेरेंट्स के बच्चों के साथ मिलके अपने सेम एज के ग्रुप के बच्चों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं। हर पेरेंट्स को मैं एडवाइस करूँगी कि इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम ऐसा दे देना चाहिए, ऐसा खुला छोड़ देना चाहिए जिसमें ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह फील करें, घूमने जा सकें, पिक्चर देखने जा सकें और किसी रेस्टोरेंट या कहीं भी जाएं। उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल हैं। और पेरेंट्स को भी अपना टाइम अच्छा देना चाहिए। इनको अच्छी अच्छी हेयरिंग एड्स लेके देने चाहिए ताकि जो कमी इनको परमात्मा की तरफ से मिली है वो आप किसी तरह से पूरी करके इनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाएं, ताकि ये सोसाइटी में ऐसे सिर उठा के खड़े हों, इनको ये महसूस ना हो कि हमें कोई कमी है या हम हैंडीकैप हैं। अनुभव बताता है कि इस श्रेणी के बच्चे अथवा युवक युवतियां उचित प्रशिक्षण के उपरांत किसी भी बारीकी से किए जाने वाले काम को कुशलता से कर सकते हैं। फिर काम चाहे मोमबत्ती बनाना हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, कारखाने में तकनीकी संचालन हो, ब्यूटी पार्लर का हो या मोबाइल फोन एसएमएस का इस्तेमाल हो, सभी तरह के काम ये आसानी से कर लेते हैं। अपनी कुशलता से जल्दी ही ये बच्चे मां बाप पर आश्रित न रहकर उनका सहारा बन जाते हैं। मानसिक विकलांगता। विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में सबसे जटिल है मानसिक विकलांगता। बाकी श्रेणियों की तुलना में ये लोग सचमुच विकलांग हैं, क्योंकि ये ना तो अपने बारे में सोच सकते हैं और ना ही अपने कार्य खुद कर सकते हैं। इन्हें हर समय सहारे की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या भी, जो कि कुल आबादी का 3% है, बहुत अधिक है। आइए जाने कि ये विकलांगता क्या है तथा कितने प्रकार की है। मंदबुद्धि बच्चा वो है जिसकी समझ बूझ आम लोगों से कम है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान की तरफ से एक ऐसी देन है कि उसने इस बच्चे को समझने की शक्ति आम लोगों से कम दी है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने सहारा लिया, हम कहते हैं IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट उसको कहते हैं। जिसका IQ 90 से ज़्यादा है वो नॉर्मल है, और बीच में एक आता है 70 से 90, उसको हम कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बॉर्डर लाइन वाले लोग हैं, ये
ना नॉर्मल हैं, ना मेंटली रिटार्डेड हैं, बीच वाले हैं। जो जिनका IQ 70 से कम है उसको हम आगे फिर कई हिस्सों में बांट लेते हैं। 50 से 70 वाले जो लोग आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये माइल्ड मंदबुद्धि वाले लोग हैं, मंदबुद्धि है लेकिन कम है। दूसरे फिर लोग आते हैं 35 से 50 के बीच में, उनको हम कहते हैं मॉडरेट मंदबुद्धि है। और उसके बाद में जो है 20 से 34 तक के हैं, उनको हम कहते हैं सीवियरली मंदबुद्धि है। उससे नीचे हम कहते हैं प्रोफाउंडली मंदबुद्धि है। इस समस्या की जटिलता का एक मुख्य कारण ये है कि माँ बाप ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास लाने में काफी देर कर देते हैं। समय पर इलाज द्वारा कई प्रकार की जटिलताएं दूर की जा सकती हैं, जैसे इन बच्चों का बोलना इत्यादि। दूसरी परेशानी इन बच्चों के प्रति समाज के नकारात्मक रुख का होना है, जो बहुत ही निंदनीय है। पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप एक्सेप्ट करिए इसको कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली चैलेंज्ड है। मत सोचिए कि सोसाइटी में आपको ले जाने में किसी तरह की तकलीफ होती है, लोग इसको घूरते हैं या लोग इसको कुछ कहते हैं। समाज में इसको आपको अपने आगे रखना पड़ेगा। आप समझते हैं, किसी भी, चाहे आप नॉर्मल इंसान ले लें, समाज में उसी पर्सन को इज्जत मिलती है जिसको घर से मिली होती है। घर से टूटा पत्ता कभी भी सोसाइटी में अपने लिए जगह नहीं बना पाता। अगर हमें समाज में इन बच्चों को सोसाइटी में जगह दिलानी है तो हमें इन बच्चों को अपनी पीठ के पीछे न रख के अपने दिल के आगे रखना पड़ेगा, और इनकी पीठ के पीछे खड़े होकर हमें इनको मॉरल सपोर्ट या हर तरह की सपोर्ट इनको देनी पड़ेगी। जो समाज हमें एक्सेप्ट करता है, मैं समझती हूँ उसको पहले हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी से कहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों के लिए, मेहरबानी करके इनको घूरना बंद करिए। तरह तरह के क्वेश्चंस जो आप पेरेंट्स से करके उनको दुखी करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों को निर्देश हैं, जहां पर प्रशिक्षित अध्यापक उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। धागा डालो बेटा, सुई धागा डालो। इनकी दिमागी क्षमता के आकलन के अनुरूप ही इनकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। ऐसे कई काम हैं जिन्हें ये उचित प्रशिक्षण के बाद कर पाने में सक्षम हैं। किसी अभिभावक की निगरानी में इन कार्यों को करते हुए ये अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है उनको प्यार की। ये बच्चे बहुत ही इनोसेंट है, ये बहुत प्यार देते हैं। जब वो प्यार देते हैं तो उन्हें सिर्फ प्यार की ही भाषा समझ आती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, इनके ऊपर दया ना देके उनकी मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा आगे जा सकते हैं, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी इस बारे में कि भाई अगर उनका बच्चा सेल्फ़ इंडिपेंडेंट है, वो अपने रोज़ का काम खुद कर पाए, तो उनको बहुत खुशी होगी। इन बच्चों के माँ बाप को इस बात की सर्वाधिक चिंता रहती है कि उनके बाद इनकी देखभाल कौन करेगा। भारत सरकार ने 1999 में 100 करोड़ रुपए के निवेश से एक राष्ट्रीय न्यास का गठन किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र खोले गए हैं, जहां पर इस न्यास के सदस्यता प्राप्त माता पिता के बच्चों की देखभाल की जाती है। बहुविकलांगता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की विकलांगताओं से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार की विकलांगता को बहुविकलांगता माना जाता है। यह देखने में आया है कि कुछ मंद बुद्धि लोग भी सुनने संबंधी विकलांगता अथवा बोल न सकने की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य श्रेणियों की विकलांगता के मुकाबले में कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है।
देश में निःशक्त जन कानून 1995 के बनने के बाद विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रस्त लोगों की आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज सरकारी शिक्षण एवं सार्वजनिक संस्थानों में रैंप्स, रेलिंग तथा शौचालयों आदि में विशेष व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई फेवर के तौर पे कुछ काम नहीं होता है। यानी डिसेबिलिटी एक्ट पहली बार एक ऐसा एक्ट आया जिसमें कुछ सरकार की तरफ से सरकार की ड्यूटीज़ हैं और वो करे, और डिसेबल्ड यानी जो विकलांग लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या जो उनको मिलना चाहिए वो मांगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमने चंडीगढ़ में एक माहौल सा खड़ा किया है कि सरकार को जो करना है वो ड्यूटी के तौर पे करे और विकलांग भाइयों को जो कुछ मिलना चाहिए वो मांगें और वो उनको मिले, वो देने की कोशिश की जाए। भले ही ईश्वर सामान्य लोगों के मुकाबले इन लोगों की थोड़ी सी अधिक परीक्षा लेना चाहता है। इन लोगों ने अपनी कुशलता, परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय से ये दिखा दिया है कि ये भी अपने सपनों को साकार करने में समर्थ हैं। आइए इनको इस बात का एहसास करवाएं कि जिंदगी के इस संघर्ष में वो अकेले नहीं हैं। हम सब भी उनके साथ हैं तथा उनके द्वारा हासिल की गई छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी हम सबको गर्व है।